बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह आप अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। सुबह अच्छी नहीं हो रही जी। इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात वाक़यात हैं बड़े तशवीशनाक हैं, सूरत हाल अच्छी नहीं है। और आज लाहौर में भी बात की जाए, इनफैक्ट कल परसों रात से जो हल्की बारिश तेज़ बारिश हो रही है, ये बारिशें किसी सूरत भी अच्छी नहीं है इस वक्त मुल्क के अंदर। और हमेशा बात करते हैं कि अल्लाह ताला जब भी बारिश करे रहमत की करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो बारिशें या हमने क्लाइमेट चेंज या एक्सट्रीम वेदर्स को एक्सपीरियंस किया है उसमें पंजाब में बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल क्रिएट कर दी है। और साथ साथ अब ये मसला सिंध की जानिब भी चला गया है। और पंजाब में मानसून की जो शदीद बारिशें हैं उसने दरियाओं में जो तग़यानी है उसकी वजह से शदीद ख़तरनाक सूरत हाल कहने वो इख्तियार कर चुका है। दरियाए रावी, चनाब, सतलुज और सिंध में जी मुसलसल पानी का जो बढ़ता हुआ बहाव है उसके नतीजे में कई मकामात पे ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कमालिया में उसको बचाने के लिए इंतज़ामिया ने दरियाए रावी पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया है, जिससे तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेरे आब आए हैं। यहाँ पानी का बहाव अगर बात की जाए तो 1,85,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है, जबकि हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल जो खड़ी फसलें हैं वो भी दरियाबुर्द हो गई हैं। हेड मोहम्मद वाला, अकबर फ्लड बंद और दीगर मकामात पे भी सूरत हाल कुछ नाजुक हो चुकी है। और जहाँ पर हम बंदों पर पानी के दबाव के बढ़ने की बात करें, उसके बाद सड़कों पे शगाब डालने जैसे सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। ये वो इकदाम हैं जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो ये एक लास्ट ऑप्शन समहाउ कंसिडर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बारिशें और सैलाबी सूरत हाल ने चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मुल्तान डिवीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दर्जनों देहात सैलाब की लपेट में आए हैं और जो मुतासरा अफराद की तलाश और निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फोकास्टिंग डिवीज़न जी लाहौर के मुताबिक हेड मराला, खान की, कादिराबाद और इसके साथ साथ जो दीगर बैराजों पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जहां 3 लाख से ज़ायद बल्कि 3,85,000 से ज़ायद जो क्यूसिक का बहाव है पानी का वो कंसिडर किया जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जी मुल्तान की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हमने चूँकि इसी सारी सूरत हाल पे बात करनी है, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जी इस वक्त डॉक्टर परवेज़ अमीर मौजूद हैं जो कि माहिर माहौलियात है, आबी अमूर हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। इसके साथ साथ जी सैलाब की वजह से जो हेल्थ सेक्टर है या पब्लिक हेल्थ वाला मामला है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी हम इसको वीक कंसिडर करते हैं, वहाँ सैलाब ने इसको मज़ीद मुतासिर किया। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। डॉक्टर ज़हरा फयाज़ हमारे साथ मौजूद है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हरा आपका भी। और माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर भी हमें ज्वाइन करिए। मरियम थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परवेज़ से ज़रा हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पानी और ये जो दरिया का बहाव है अब समझ में आ रहा है कि बड़ी जालिम चीज़ है। हम इन ह्यूमन एरर और बहुत सारी ऐसी इंटरवेंशन की वजह से चीज़ों को हमने इतना ख़राब कर दिया है कि अब जब वो हमारे सामने आ रही हैं तो वो तबाही फेर रहा है। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। आप रावी के ऊपर जो बैठे हुए लाहौर के पास 40 साल से तो आप सोए थे कि जी इस तरह की दरिया जॉनसन है, ये तो बिल्कुल एक नाला बन चुका है, इसका कोई बिल्कुल के तो पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है जी गंभीर है। और ये देखें इस दफ़ा जो सा मानसून है ना, ये 15 दिन पहले शुरू हुआ है और ये मानसून 15 सितंबर को ख़त्म नहीं होगा। ये मानसून जो है ना आगे जाएगा अपना 1 अक्टूबर तक। तो उससे ये है कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है वो तो आप सबको सामने नजर आ रहा है, जैसे अभी जारियत के अंदर जो है वो पुश करें। बल्कि मैं हैरान हूँ, कल परसों उनके जो से एक जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने कहा जी हमारी तो ये स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को इस तरीके से जोत-कोब किया जाए, इसके साथ जो है ना हम इसको एज अ वेपन यूज़ करेंगे। दिस इज़ एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो वो करें जी हम तो जो हमारे पास सक्सेस होगा हम तो इसी तरह रिलीज़ करेंगे और इस तरह रिलीज़ करेंगे कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो, नुकसान पहुँचे जी। तो देयर पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर। मूडी साहब ने भी 1-2 दफ़ा जॉनसी ने इस तरह की बात की है। तो मैं ज़हनी तौर पर बहुत क्लियर हूँ कि जनाब ये जो है ना ये सूरत हाल बढ़ेगी। अभी आप देखें कि सलार डैम में 8 लाख क्यूसिक और छोड़ा है इन्होंने। तो जो हमारा
प्रेशर आएगा ना ये इसके ऊपर कादराबाद और इसके ऊपर जो सा अपना त्रिमू हेड के ऊपर बहुत सीवियर सिचुएशन डेवलप हो सकती है जो सी ना इन दोनों अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी मैं माजरत के साथ आपने भी इंडिया की भी बात की, आबी जारियत ये सारे मामले अपनी जगह मौजूद हैं, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, दैट्स वी आर वेरी क्लियर अबाउट, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है वह हिमाचल वाली साइड पे और उनके एरियाज में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया के पास कैपेसिटी है दो कि वो ये दहशतगर्दी तो कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो पानी छोड़ा है तो दे हैव नो अदर ऑप्शन एज वेल। दैट्स वेरी ट्रू, लेकिन उसमें आप टाइम कर सकते हैं, किसी को पहले बता सकते हैं। मेन चीज देखिए हम एक ट्रीटी के साथ भी बंधे हुए हैं जो इंडस बेसिन ट्रीटी है ना, सिंतास मादे के तहत, वो तो उसमें से निकलना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर ये प्रोविजंस हैं। हमने ये तीनों दरिया जिसके ऊपर ये इस वक्त जो सा ज्यादा गंभीर सिचुएशन है ना जी, ये हमने इंडिया को 1960 में दे दिए थे। ये बेसिकली जो सा कंट्रोल इसका इंडिया के पास है, ये जो सा सतलुज है, ब्यास है और उसके ऊपर रावी जो ये तीनों दरिया इंडिया के पास है, लेकिन वो उसको जो से यूज़ कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल लॉ में ये अलाउड नहीं है। वो बेसिकली उसको इस तरह का एज अ टूल यूज़ करता है पाकिस्तान को जो सा ना वीकन करने के लिए। और फिर मैं साथ ये भी कह दूं कि वो एक बहुत सारी तशनगी भी उसके ज़हन में है, जो मई के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उसके साथ वो एक जैसे बिफरा हुआ बंदा होता है ना, उस तरीके से है, मतलब इट वांट्स टू गेट इवन समवेयर। तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये भी कहना चाहता हूँ कि बी वेरी केयरफुल, कनिंग किस्म की एनिमी है, तो इस वक्त ये आपकी वीकनेस का जो सा ना फ़ायदा भी उठा सकता है, तो लेट्स वॉच ऑन दैट। तो ये सूरत हाल जो सी ना जी ये इसी तरह बढ़ गई, अब सिंध की तरफ निकल रहा है पानी, सिंध लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन सक्कर बराज एंड गुद्दू, इसके ऊपर 10-10 लाख का मेरा ख्याल रेला वहाँ तक जो सा आएगा। लेकिन देखिए हमारे जो सा मेन इशू आ रहा है ना वो ये है कि ऑल इज नोन, ये हमें मालूम है कि ये कुछ होगा, मतलब फ्रॉम ए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वी न्यू कि जनाब ये जो सी ना बारिशें जिधर होंगी शदीद तरीन होगी। इस्लामाबाद में क्या हुआ परसों आपके सामने है, वो G11 के अंदर टोटल जो और ये जो क्लाउड बस्ट है ये हर जगह पर होगी। लोग कहते हैं नहीं जी ये सिर्फ और जो है जी पहाड़ी इलाकों में होता है, ये सिर्फ उसको कहते हैं ऊपर बुनेर में या उसमें, ऐसी बात नहीं है। क्लाउड बस्ट कैन हैपन एनीवेयर और ये होगा, कराची में भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह पर। आप सबसे बस हमने ये टर्म अभी मरियम सुन ली है और हम अब इस टर्म के ऊपर जरा ज्यादा फोकस करें, बिकॉज हमने माजी के अंदर भी आप जैसे एक्सपर्ट्स कहते रहे कि ये कोई पहली दफा फिनोमेना नहीं हुआ क्लाउड बर्स्ट का, इट हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। बट ये जो मरियम हम पानी के फ्लो का मैं आपसे भी जरूर चाहूंगी, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट एज वेल, हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारी सिर्फ 1 महीने या 2 महीने पहले की प्रैक्टिस होती है कि जी हमने इक़दामात कर लिए हैं, बट वी ऑल न्यू कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन द कमिंग ईयर्स, बट वी हैड ज़ीरो प्रिपरेशन फॉर इट। जी एब्सोल्युटली मुला, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देखें कि कितने अरसे से सैलाब पाकिस्तान में आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में सैलाब आए हैं। दूसरा ये कि लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि मल्टीपल सोर्सेज से जो है ना पानी हमारे पास आ रहा है। एक तो जो आपके गेस्ट ने बताया कि इंडिया भी रिलीज़ कर रहा है सलार डैम से, फिर उसके बाद आपके ग्लेशियर बहुत एक्सेलरेटेड रेट से मेल्ट हो रहे हैं, उसका पानी बीच में आ रहा है, फिर आपकी बारिशें जो है वो काफ़ी पानी कंट्रीब्यूट इसमें कर रही हैं, और फिर साथ ही साथ फिर जो उसके रूट कॉजेज़ हैं वो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन इस अरसे में बहुत एक्सेलरेटेड रेट से हुआ, 78% सिर्फ टिम्बर माफिया ने किया। इसके अलावा जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी मशरूम की तरह फैली दरियाए रावी के अंदर, हमने अभी सैलाब आया तो वो एक्सपोज हुई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के कैसे अर्बन प्लानिंग जो है वो एक फेलियर के तौर पर सामने होके आई है, बहुत एविडेंट होके जो सारी दुनिया ने और ऑफ कोर्स पाकिस्तान और जो उसमें रहते हैं कॉलोनीज में उन्होंने तो देखा ही। जो जहाँ तक बात है कि इंडिया अगर पानी छोड़ रहा है तो मेरा ख्याल है, मैं उस पर थोड़ा कमेंट करना चाहूँगी, दिस इज हाई टाइम के पाकिस्तान जो है चूँकि वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था इस एग्रीमेंट का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1960 में, तो उसको अब रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एंगल उसमें उस तरह से इंकॉर्पोरेट नहीं किया गया जिस तरह से ये हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज जो है वो बिल्कुल इसकी डिफरेंट डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा है। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के अंडर जो है हम इंडिया पर डिपेंडेंट होते हैं कि किस वक्त इंडिया ने पानी छोड़ना है वो हमें बताए, किस क्वांटिटी में पानी छोड़ना है हमें बताए। तो मेरा ख्याल है कि रिवीजन में वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही पाकिस्तान को ये इंटरवेंशन करनी चाहिए कि टेलीमेट्री एक इंडिपेंडेंट थर्ड सोर्स हो जो कि डेटाबेस को मैनेज करे दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान के
इंडिया का ज़्यादा, क्योंकि अपर साइड जो रिवर्स की है उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है, हम तो लोअर राइपेरियन है। तो वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो इंस्टीट्यूट अगर उसको मैनेज करेगा उस डेटा को, और उसकी जिम्मेदारी हो कि वो कम्युनिकेट करे पाकिस्तान को टाइमली, तो एटलीस्ट इवैक्यूएट करने में हम लोगों को जो है वो मददगार साबित होंगे। लेकिन अगेन अगर ये सब हो भी जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस की ना इतनी कैपेसिटी है, ना इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके पास कि वो इतने बड़े आफत से निपटने के लिए तैयार हों। और स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी हमने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया कि उनको फ्रेमवर्क अपना चेंज करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज अपनी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें कि हर साल जो है आपका किसान इतना मुतासर होता है, आपके घर मुतासर होते हैं, लाइफ स्टॉक लोगों का मुतासर होता है, बिजनेसेस आपके मुतासर होते हैं, रोड आपकी डिस्कनेक्ट होती है तो आपकी डिस्कनेक्टिविटी ट्रेड आपका मुतासर होता है, फिर इसकी वजह से जो किसान आपको कंट्रीब्यूट करता है 23% जीडीपी में वो मुतासर हुआ है, तो इसका मतलब आपकी इन्फ्लेशन होगी, फूड इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। हेल्थ एक्सपर्ट आपकी बैठी हैं, वो आपको बताएंगे कि हेल्थ क्राइसिस किस तरह से आएंगे। तो बहुत सारे जो है वो इंटीग्रेटेड इश्यूज हैं, और आपको फिर अप्रोच भी उसी तरह के होलिस्टिक किस्म के चाहिए इन इश्यूज को टैकल करने के लिए। सब डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट को मिल के बैठ के इसका फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। और हम देख रहे हैं कि अभी भी गवर्नमेंट पुराने तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से कमेटीज बना रही है कि उनको अपडेट करे। माजी में भी यही होता रहा है, और उसका सिर्फ रिपोर्ट्स उससे जनरेट हुई हैं, उनके ऊपर फिर कभी भी अमल नहीं हुआ है जब भी इस तरह की आफात पाकिस्तान में आई हैं। एब्सोल्युटली, यू सो राइट कि अब ये कमेटीज़ रिपोर्ट्स इस बात से बहुत आगे हम पहुंच चुके हैं, और ये तबाही अब हर साल या चंद सालों बाद भी अगर सैलाब आ रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में समहाउ वी बिलीव एंड वी ऑल न्यू कि ये इजाफा होगा। अच्छा, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की है, अगर मैं थोड़ा सा डॉक्टर ज़ारा चूँकि हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर ज़ारा 100 से ज़ायद जो मुल्क भर में सेहत मराकज़ है वो इफ़ेक्ट हुए हैं। फिर हमने इन देहाती इलाकों में या देही इलाकों में देखा है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, उनके घर मुतासर हुए हैं। सो ऑलरेडी उन इलाकों में हेल्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उस पर इस सैलाब ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है मज़ीद। अब इसमें यही है कि अब 29 फ्लड्स हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, एंड दिस वन इज़ द वर्स्ट वन, बिकॉज जिस तरह से अभी भी बात हुई कि सारे इसमें आ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है, फ्लैश फ्लडिंग भी हो रही है, रिवरिन फ्लडिंग भी हो रही है। तो अब इसमें हेल्थ सेक्टर की जो वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, और क्योंकि वैक्सीन की कोल्ड चेन नहीं मेंटेन हो रही, बच्चों के अंदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो हैं ऑब्वियसली अब उनकी भी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें यही है कि जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर तो रही है कि मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, हम लोग अपनी बेसिस पे भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अवेयरनेस से बेहतर कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि प्रिवेंशन एंड देन सफाई और अवेयरनेस इट कैन प्ले अ रोल। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि जो आपके पानी से रिलेटेड बीमारियाँ ऑब्वियसली अब उनकी फ्रिक्वेंसी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बढ़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास इस सीज़न में टाइफॉइड, डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि अब और इंक्रीज़ होंगे। तो उसमें यही है कि सबसे पहले तो बेसिक जो हैं प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ वो हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और हेल्थ सेक्टर को सर्विलेंस अपनी जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं अपने लेवल पे भी कि हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं जिसमें सारी मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह कर रहे हैं, कुछ सेफ्टी किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अपने लेवल पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करनी बड़ी ज़रूरी है कि स्टेगनेंट वाटर है, अब उससे डेंगू का भी इंसिडेंस बढ़ेगा, तो उसमें आपने पब्लिक को भी फिर जो है वो अवेयर करना है इस चीज़ से कि डॉक्टर ज़ारा आई बिलीव कि इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि हमने इवन सवाद बुने वाले इलाके देखे, और अब हम यहाँ पंजाब के अंदर जो सूरत हाल देख रहे हैं, लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं यहाँ पर, क्योंकि कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, उनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है। अब ऐसे में अवेयरनेस आई बिलीव काम तो करेगी, बट वो पानी के अंदर तो मौजूद रहना उनकी मजबूरी है। व्हाट एल्स दे कैन डू। और फिर आप डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स इनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से आई रियली वांट कि आप ऐड करें। मैं ये बता रही हूँ आपको कि जिस तरह हमारा इंस्टीट्यूट है, हम ऑब्वियसली वी वर्क विद गवर्नमेंट, लेकिन हम अपने लेवल पे भी कैंप्स जाके उन जगहों पे लगा रहे हैं और सेफ्टी किट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हम लोग कर सकते हैं अपने लेवल पे। इसके अलावा मेरा ये ख्याल है, जिस तरह अभी बात हुई कि इसमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच जो है ना, इट विल प्ले अ रोल। हाल ही हेल्थ सेक्टर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। वन हेल्थ विजन जो है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया कि जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट साथ बैठें
और वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें कि इन चीज़ों से पहले तो हम निकल सकें और फ्यूचर में इनको हम प्रिवेंट कर सकें। बाकी ये कि एडवाइजरीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने जारी कर दी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना जो है अब वो आगे से हेल्थ वालों का काम है कि वो जाएँ और वो उन जगहों पर जाके अवेयरनेस या मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं इफेक्टिव्स के लिए वो करें, जिसमें हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, जाके सेफ्टी किट्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ अप्लाई कर दे रहे हैं। तो मेरे हाल में अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर बंदा ये करे तो इससे सिचुएशन फिर भी थोड़ी सी जो है वो कंट्रोल हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा ये, चूँकि हमने हमेशा से पानी के बहाव, जैसे अभी मरियम भी बात करी थी कि जो मेजर रिवर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल इंडिया के पास है और वी आर ऑन द लोअर साइड ऑफ दैट रिवर्स, राइट। ये टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं? बिकॉज सम हाउ कल हम एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो वो डिबेट चल पड़ी कि जी डैम्स और जो नहरें हैं या जो आइडिया है कि सैलाब को रोकने में इतना हेल्पफुल साबित नहीं होता। डू यू एग्री विद दैट? और क्या हम अपनी ये जिस तरह से रिजर्वाइज हैं या हम डैम्स का जो मामला है या हम नदियाँ बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी हमें इन बड़े डिज़ास्टर्स को मैनेज करने में? बिल्कुल करेंगे जी। देखें इस वक्त भी जो हो रहा है वो, अगर ये ना डैम ना हो या उसको कहते हैं आपके पास ये ना हो, क्या कहते हैं जो बिराजेस का स्ट्रक्चर है, तो ये तबाही इससे कई गुना ज़्यादा होती है जी। तो बेसिकली ये स्टेप वाइज है। किसी भी रिवर के ऊपर आपने 3-4 जगह के ऊपर पार्किंग दी हुई है कि वहाँ रुकता है और आगे जो आप रिलीजेस करते हैं ना वो केयरफुली करते हैं। हम नॉर्मली ये करते हैं कि जो कैनाल्स हैं ना उनके अंदर वाटर को फीड नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं कि जी वो जो है ना उसमें वो मट्टी भर जाएगी और उसकी सफाई की कॉस्ट बहुत, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वी हैव मेनी ऑप्शंस, इसके अंदर ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। ये सिचुएशन जो सी ना ये बॉर्डर के ऊपर क्या वो करेगा वो, आई मीन दैट इट्स वेरी क्लियर टू यू कि विल कंटिन्यू थिंग्स लाइक दैट। आप इस दौरान बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि इसकी डाइवर्जेंट पानी की जो सी है ना वो आप डेजर्ट्स की तरफ करें। इंडिया क्या करता है, वो जो उसके डैम है सतलुज के ऊपर है, उसके ऊपर जो सा आता है ब्यास सतलुज पर, उस पानी को ये डिवर्ट करते हैं राजस्थान के अंदर। हमारे पास भी ये ऑप्शन है। वी शुड, ये जो रावी का ज़ाया हो रहा है नीचे जाकर, ये पानी अभी सिंध जाएगा फिर ये समुद्र बुर्द हो जाता है, इसको अपॉर्चुनिटी समझे। ये ना समझें कि ये जो पानी है ना जी एक हमारे लिए एक टॉर्चर है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। हमने टॉर्चर बना लिया, क्योंकि हमने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई जो 1960 में जौन सी ना हार्वर्ड की स्टडी ने जो उनसे कही थी, उन्होंने बहुत क्लियर किया था कि ये इन्वेस्टमेंट्स आप कर लें। अभी हमारा एक वज़ीर आला जौन सा है वो KPK के, वो कोई बात कर रहे हैं फिर तीनों जानते, तो हमारे अंदर जौन सी ना वो भी अभी वो वी आर नॉट क्लियर ऑन दैट। तो पहली चीज़ जौन सी ना, गो फॉर डिवर्जन ऑन द ओल्ड गखर हाकरा कनाल। एक बहुत सिंपल, थोड़े से पैसे के साथ आप सतलुज का पानी जो होता है ना, पहले एक बेड होता था, ये आज से 10,000 पहले का बेड चल रहा है। ये पानी को आप इसमें से चोलिस्तान में से गुजार कर आगे थर्ड डेजर्ट के अंदर जो होता है ना नारा कनाल के पास फेंक सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है 4-5 अरब रुपए की ड्रेजिंग है, उसको साफ कर लें, वो आपका एक डिवर्जन जो सतलुज के ऊपर है ना, वो हमने क्योंकि उसको छोड़ दिया कि जी यहाँ पानी आता ही कभी नहीं है, तो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। वो अभी आपको पता लग रहा है कि सूरत हाल किस तरीके क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी जौन सी आता है चिनाब के ऊपर, आपके पास एक ऑप्शन है डैम की जौन सी है ना चिन्योट के ऊपर। आप चिन्योट के ऊपर जौन सा ना एक डैम बना सकते हैं। हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं। दैट विल गिव यू अबाउट 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। वो अगर आप वहाँ पर उसको पार्क कर सकें कुछ देर के लिए, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। जौन सा ना त्रिमू के ऊपर से प्रेशर उतर जाता है। तो साथ साथ आप ये कि आप गो फॉर ब्राजेस, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये प्लेन एरिया, इसके ऊपर डैम नहीं बन सकता। करेक्ट, लेकिन डैम बन सकता है। आप डैम्स जो से ना वो ड्रॉप वाले डैम नहीं बनाएंगे जिसके अंदर हाइड्रो पावर क्रिएट होती है। और आप अर्थफिल डैम बनाएं जो से ना, आपकी मेन चीज़ है कि वेटलैंड्स हों, डैम्स हों, स्मॉल से ब्राजेस, मैक्सिमम ब्राजेस। फिर ये जो सा पानी है इसको आपने जो डिवर्जन है जेलम के ऊपर जो से मारे, वी कैन ईजिली डिवर्ट दैट वाटर टू थल। उसके अंदर बहुत सारे लोग लिफ्टिंग यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चाइना यूज़ कर रहे हैं सारे पानी को। हम मेन चीज़ है इसको हमने जो सब बचाना है, ये इसको एक खुदा की नेमत भी समझे, हमने इसको बचाना भी है। लेट्स से कि ये पानी आता ही नहीं है, आप अगर आपके डैम्स नहीं भरते क्या होता है, आपकी रबी की क्रॉप नहीं होती। जब रबी की क्रॉप नहीं होती तो आप गंदम नहीं खाएंगे, फिर आप कोई और चीज़ खाएंगे।
हम देखें पानी हमारे पास 2.5 महीने में 80% पानी आता है, उसको हम स्टोर करते हैं, फिर उसको हम सर्दियों के दौरान जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा पूरा सिस्टम उसके साथ लिंक्ड अप है। कुछ एक साहब कह रहे हैं कि जनाब नहीं रिवर्स के ये सारे कुछ तोड़ दें आप। हाँ, वो एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी है और नॉनसेंस। मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से उसको क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज इलॉजिकल। आपने 2.5 मिलियन 250 मिलियन की पॉपुलेशन जो सी है ना उसको आपने फीड करना है। किस तरह फीड करते हैं? आप पानी को स्टोर करते हैं, फिर आप पानी को यूज करते हैं। वो कुछ कह रहे हैं कि जी वो ये रिवर को जी अपनी मर्जी करने दें, रिवर को अपनी मर्जी, लाहौर को फारग वो कर तो रही है अपनी मर्जी। सो ये नॉनसेंस अप्रोच है। इट इज जस्ट समबडी मेकिंग जो सी डाइवर्जेंस आपको दे रहा है। इस तरह की बात नहीं है। अभी NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3-4 रोज पहले यही कॉन्फ्रेंस होकर हटी है। I was very bash at that people। मैंने कहा ये आप क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं उसको। वी गो फॉर मैनी मोर स्ट्रक्चर्स जितनी जल्दी कर सकते हैं। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर दें जी, आप उसको कहते हैं जौन सा है अटक के नीचे स्ट्रक्चर दें। आपका जो काबल का भी पानी जौन सा बचता है, ऊपर से स्वात का भी, कुनार रिवर का, ये सारे का सारा आप एक स्ट्रक्चर, और वो 4 साल में स्ट्रक्चर आ जाता है। विद इन 4 years वी कैन गेट दैट स्ट्रक्चर। अगर वो स्ट्रक्चर आप देते हैं, कभी जो है ना नीचे फ्लडिंग सिंध के अंदर नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका सिंध बनता है। एक स्ट्रक्चर आप दे दें जी, उसको कहते हैं जो है ना ऊपर स्वां रिवर के ऊपर स्वां डैम, ये 5 तरबेला डैम जितनी पानी को रोक सकता है स्वां के ऊपर। ये जो सा तलागंग का ये एरिया, इसके ऊपर दे लें। फिर वाटर की पार्किंग करें, लिल्ला के पास वाटर को पार्क कर दें, यहाँ कर लें, कुछ वेटलैंड्स बना लें। असल चीज़ है जी इम्प्लीमेंटेशन। बातें बहुत है पाकिस्तान में, साइंस की कमी नहीं है। इतने सॉल्यूशंस हैं। अब अगर डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे बड़े लेवल के ऊपर भी लोगों के दिमाग में सजेशंस होंगी, बट वही बात है, विल एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रायोरिटीज, दैट्स द मेन इशू आई गेस। अच्छा जी, हम मुल्तान का जिक्र करें, मरियम से भी मैंने इस हवाले से कॉमेंट लेना है, लेकिन पहले मुल्तान का रुख करेंगे जहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो मौजूद हैं, इरफान फरत। उनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त आज 8 के करीब जो बड़ी बस्तियां हैं मुल्तान में, जो पानी का रेला गुजर रहा है उससे ज़ेरे-आब आई हैं, और लोगों को महफूज मकामात पर भी जो मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इरफान फरत, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कासम बेला का ये एक कैंप है जो लोगों के लिए लगाया गया है। तकरीबन 150 के करीब जो है वो यहाँ खैमे जो हैं वो यहाँ नस्ब किए गए हैं। उन बस्तियों के मकीन जहाँ जिन बस्तियों में जो है वो पानी पहुँच चुका है, उन बस्तियों के लोगों को यहाँ आबाद किया गया है। और मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि इस कैंप में जो है वो जो लोगों की तिब्बी अमदाद के लिए जो है वो डॉक्टर्स भी बिठाए गए हैं, फ्री डिस्पेंसरी भी हैं। इसके अलावा जो है लोगों को जो है वो सेहत की तमाम सहूलियात भी प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है इन लोगों के जानवरों के लिए लाइव स्टॉक ने भी जो है वो कैंप लगाया हुआ है, और इनके जानवरों को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट भी हो रही है और उन्हें चारा भी फराहम किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है इस कैंप में जिन लोगों को जो है यहाँ रखा गया है, इनके लिए जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जो है 3 वक्त का जो है इन्हें खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और बच्चों के लिए जो है वो जो है वो दूध भी 2 वक्त जो है इनके जो बच्चों को है वो दूध भी फ्राहम जो है वो किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया इरफान, आप इस हवाले से बता रहे थे। 2 के ये अच्छे स्टेप्स हैं, बट एट द सेम टाइम जिनकी जाने, जिनके प्यारे, जिनके घर कारोबार मुतासर है, उनके लिए किसी सूरत भी ये कोई कंपनसेशन, कोई चीज़ उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। हमने इस पे और भी बात करनी है। मरियम शबीर, डॉक्टर परवेज़ और इसके साथ साथ डॉक्टर ज़ारा हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। डॉक्टर परवेज़ अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद है, और मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने पिंडी भट्टिया की जानिब जाना है, जहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मरियम, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। जो अभी ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आई रियली वॉन्ट कि आप उसमें ऐड करें, क्योंकि सिंस हमने बहुत सारे ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग देखी है विद टाइम कि हम जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उसको कहीं ना कहीं बैक एंड पे डालने की कोशिश करते हैं, अंडर द कारपेट हम कहते हैं कि जी हो जाए, और ये हमें लॉन्गर रन में प्लानिंग ना करनी पड़े। आई रियली वांट कि आप डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐड करें। जी बिल्कुल, आई डू एग्री विद हिम कि जो डाइक्स की उनने बात की, या पानी डाइवर्ट करके किस तरह जो है वो
थर जो सिंध में है इलाका, सहरा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनी डैम्स के मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। वेटलैंड्स बिल्कुल हो सकती हैं। इस तरह की एफॉरेस्टेशन जो इंडिजिनस स्पीशीज़ आपकी होती हैं, वो दरख्त आप इस तरह के लगाएं कि वो आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, पानी के लिए वो अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा आइडिया ऑफ बिल्डिंग बिगर डैम्स में उसके बिल्कुल मैं उसके अगेंस्ट हमेशा एडवोकेट करती हूँ। और आप दुनिया की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो ये जो ममालिक बहुत ज़्यादा ये चूरन बेचने की कोशिश करते हैं कि हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने चाहिए, उसमें आप देखें कि वो खुद डैम से पीछे हट के, आप सिर्फ यूएस की बात करें तो आप देखें कि कई साल पहले अमेरिका ने अपने डैम्स जो है वो बिल्कुल उनके डिसफंक्शनल है, उनने कर दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इसी तरह चाइना में आप रिसर्च स्टडीज लेटेस्ट जो हैं वो देखें कि उनके जो रिवर जो बहुत बड़ा रिवर है उसके ऊपर उन्होंने जो डैम्स बनाए हैं उससे आपकी सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो है वो मुतासिर हो रही हैं। यानी कि आपके जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उनके ऊपर जो है वो प्रेशर पे असरअंदाज होता है, आपके अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे रिसर्चेस ऐसी हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने लिए उस कैटास्ट्रॉफीज को हम बेहतर कर सकें। अभी भी देखें कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े डैम्स बने उनमें आप कुछ के एग्जांपल्स उठा के देखें, उन कम्युनिटीज से आप बातचीत करें तो उनको डिस्प्लेस किया गया, उनको मार्केट रेट पे कंपनसेशन नहीं दी गई। इसके अलावा उनने जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ट्रिगर हुए हैं कम्युनिटीज के बीच में, लैंड की वजह से, लैंड ग्रैबिंग की वजह से। एक बहुत बड़ा ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करते हैं तो आप इन्वायरमेंट को क्लियर करते हैं, वहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके जो मेगा डैम्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उसमें सफाई का कोई इंतजाम आपका नहीं है। 30-35 साल के बाद देखें कि उसमें हम रो रहे हैं कि आप उनकी कैपेसिटी कम है क्योंकि सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन को साफ करने का आपके पास जो है वो मैकेनिज्म कोई मौजूद नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये दो तरह के नैरेटिव पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं और मैं उस नैरेटिव की तरफ हूँ जो लेटेस्ट रिसर्चेस पर बेस्ड हैं। कुछ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस जो डॉक्टर साहब ने गिनवाई हैं उनके मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, लेकिन ये नैरेटिव डैम्स का मैं अपनी रीजंस जो मैंने साइंटिफिक बताई हैं उनकी बेसिस पे मैं बड़े डैम्स के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, पिंडी भटिया की जानिब जाएंगे जहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अजहर हुसैन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, यहाँ ये वो इलाका है जहाँ पे एक बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब ने तबाहकारी की है और दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। माल मवेशी हो, कीमती सामान हो, वो सैलाब की नज़र हुआ है। लेकिन जो वहाँ पर रिलीफ के इकदाम किए जा रहे हैं या लोगों को इमदाद की जा रही है उसके हवाले से लोग खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। जी ऐसे बताइएगा, क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पिंडी भटिया तहसील के सैलाब ज़रा इलाकों में इस वक्त इंतहाई कर्बनाक मनाजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस तहसील भर के दर्जनों देहात ऐसे हैं जहां ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। चंद एक करीबी बस्तियां ऐसी हैं जहां पानी तो उतर चुका है मगर अब वहां ज़िंदगी के आसार बाकी नहीं। घर गिरने और कीमती सामान सैलाब की नज़र होने के बाद लोग यहाँ से हिजरत कर चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जो अब माल मवेशी समेत दरियाए चनाब के बंद पर बैठे पानी उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानब सैलाबी इलाकों में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुका है, जिसके बायस मुतासरीन की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सैलाब के बायस जो इलाके ज़ेरे आब हैं उनमें खुरम चिरेड़ा, कोट बेला, कोट निज़ाम, ठड्डा भटियाँ और दीगर डेरा जात ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राबता शहरों से कट कर रह गया है। यहाँ सैलाब के पानी के जमा होने की बड़ी वजह मोटरवे है। कई एक मकामात पर मोटरवे के नीचे बनाई गई पानी की छोटी छोटी गुजरगाहें जो हैं उनको खोल दिया गया है, जहां से पानी गुजर कर तेज़ी से शहरी आबादी में दाखिल हो रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट सफ़िया रमज़ान स्पेशल एजुकेशन डिग्री कॉलेज बॉयज़ और ख़वातीन में पानी जमा हो चुका है। अगर मैं इंतज़ामिया की बात करूँ तो मुतासरीन का ये कहना है कि चावल के चंद डब्बों और जानवरों के वनडे के नाम पर हमारी तजलील की जा रही है और बात महज फ़ोटो सेशन तक महदूद है। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अजहर, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से बता रहे थे। डॉक्टर ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ारा, ये पोस्ट हमने जब 2022 में जो सैलाब आया था, फिर 2010 में बात करें तो लोगों को इस पानी के अंदर रहकर, बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए थे और उसको रिकवरी करने के लिए इनफैक्ट वो तो एक ट्रॉमा अपने साथ आज तक कैरी किए हुए हैं। हमारी इस वक्त वहाँ पर ज़रूरत क्या है? अवेयरनेस, मेडिसिन, जो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका इदारा काम भी कर रहा है इस हवाले से, तो जो लोग डोनेशंस करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, समहाउ व्हाट दे कैन डू?
अब इसमें यही है कि पानी जो जमा है वो तो ऑब्वियसली जो सीवेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गवर्नमेंट उसको बेहतर करेगी दूसरे तरीक़ों से। अब हेल्थ का या डॉक्टर्स का जो वहाँ इनपुट हो सकता है वो यही है कि आप उनके मेडिकल चेकअप्स में उनको एड करें, मेडिसिन्स प्रोवाइड करें, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जो लोग मज़ीद ये हेल्प कर सकते हैं वो वहाँ वॉलंटियर भी कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, या वो वैसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उनको जो है अपनी तरफ से फूड एड्स दे रहे हैं, या वैक्सीन्स जो हमारे पास होती हैं वो हम वहाँ जाके, या कोई अगर उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करने वहाँ ज़रूरी हैं तो उसका भी हमारे पास है सिस्टम, जो हम वहाँ जाके हम जो कैंप लगाते हैं उसके अंदर हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। 4-5 स्पेशलिस्ट होते हैं जो बच्चों की हेल्थ देख रहे हैं, फीमेल हेल्थ देख रहे हैं, मेल हेल्थ देख रहे हैं, प्रेग्नेंट वेमेन की हेल्थ देख रहे हैं। तो और इसके अलावा सेफ्टी नेट्स वगैरह मॉस्किटोज़ के लिए आप उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह की कि वो डेंगू या वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो हैं उनसे उनकी जो है वो बचत हो सके, या क्लोरीन टैबलेट्स। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं। आई बिलीव कि आप लोगों का इदारा जो काम कर रहा है वो भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कर रहा होगा। कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है और जहाँ पे आप लोग भी अभी तक उस तरह से नहीं पहुँच पाए हैं। उसमें ये है कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में ही सारे इंस्टीट्यूट्स को ये काम करना चाहिए, अपनी बेसिस पे भी, वॉलंटियरिंग की बेसिस पे भी, और गवर्नमेंट के साथ भी, कि वो वहाँ जाके एटलीस्ट जो मेडिसिन्स हैं फॉर बेसिक थिंग्स, के फीवर है या इस तरह की कोई चीज़ें, उसके लिए हम उन्हें मेडिसिन्स प्रोवाइड कर सकें, या फर्स्ट एड। और अब इसमें एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, क्योंकि जैसे डिस्प्लेसमेंट हुई है सारी, तो इसमें एनिमल्स के हैबिटेट्स भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो स्नैक बाइट्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी जो हेल्थ के लोग वहाँ हों मौजूद, उनको कोई अरेंजमेंट्स करनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम हो तो वो करें। बाकी इसके अलावा आप उनको ये एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं लोगों को कि वो मतलब कोई एंटीसेप्टिक क्रीम्स आप दे दें कि फीट उनके ड्राई रहें, उनसे उनको कोई बीमारियाँ, स्किन की इन्फेक्शंस ना फैलें। तो दिस इज़ द मैक्सिमम आई थिंक डॉक्टर्स या वॉलंटियर्स कैन डू, या आप उनको जो है वो इमदाद पैसों की सूरत में, या जो उनको चीज़ों की कपड़ों शपड़ों की वहाँ ज़रूरत है, वो NGOs वगैरह कोलैबोरेट करके उन जगहों पे जाएं गवर्नमेंट के साथ। तो मेरे ख्याल में तो यही है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने जैसा पहले बोला, वन हेल्थ विजन जो है उसका भी इसमें बहुत रोल है कि जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो साथ बैठे हों और वो इसकी कोई सलूशन जो है वो निकालें। और एक्सपर्ट्स को ये चांस दिया जाए कि उनकी बताई हुई पॉलिसीज या जो सजेशंस हैं उनको टेक अप किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी सजेशन सब मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करने के चांसेस होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी जिक्र भी कर रहे थे ऑफ 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके हवाले से आई वांट कि आप ऑन एयर हमें थोड़ा सा बताएं कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या डिस्कशन हुई थी और उस वक्त क्या चीज़ें थी जो अंडर डिस्कशन आई और जिनको आज हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए, वो मेरा ख्याल सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस वाटर के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वही है। तकरीबन अबाउट 700 एक्सपर्ट्स, सारी पाकिस्तान की जुडिशरी, सीनियर मोस्ट जुडिशरी उसके अंदर बैठी। मैं उसमें एक एलिमेंट बता देता हूँ, मेरा ख्याल जो सा दैट शुड बी मेड पब्लिक इन पब्लिक इंटरेस्ट। आई थिंक दिस शुड बी ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। जो उस वक्त के हमारे एक वज़ीर आज़म थे अपना ज़फ़र जमाली साहब, वो स्टेज के ऊपर, मैं शायद उस सेशन को चेयर कर रहा था, मुझे याद नहीं है, वो स्टेज पर आए, ही वाज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम इवन वॉकिंग। उन्होंने कहा जी मेरी ज़िंदगी के आई एम इन द लास्ट लेग, आई एम नॉट गोइंग टू बी अराउंड फॉर लॉन्ग, मैं कुछ चंद गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। उसने वो सिनेरियो जो सा पॉलिटिकल खोला कि क्यों ये हुआ है, मतलब वाई ये फ्लड्स क्यों आते हैं, क्यों जो सा ना वी हैव नॉट बीन एबल टू गो फॉर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो मेरा रिक्वेस्ट जो सी सुप्रीम कोर्ट से होगी कि इन पब्लिक इंटरेस्ट उस जो सी उनकी स्टेटमेंट है उसको जो सा ना टीवी के ऊपर पब्लिकली दे दें। दूसरी मेरी इसके साथ ही रिक्वेस्ट ये है कि उस कॉन्फ्रेंस से ये जो करंट चल रहा है, इंडिया नीड्स टू बी सूड। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो सा ना इंडिया को सू ना करे। वी शुड सू इंडिया इन द इंटरनेशनल कोर्ट, वी शुड टेक देम टू टास्क राइट नाउ। ये कोई बात नहीं है कि जी वो हमने रिवर दे दिए थे तो उसका मतलब है कि वो जिस तरह चाहे लोअर रिपेरियन की तबाही मचा सकता है। जितना मेरा लॉस है इट्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इंडिया इज लायबल एंड आई थिंक पाकिस्तान को इसको, वी हैव सम टॉप क्लास लॉयर्स ओवर हियर, इसको करें। तीसरी मुझे हैरानी हुई कि पाकिस्तान जो है एक दौर था कि सुओ मोटो हम हर चीज़ पर ले लिया करते थे, छोटी सी। इस वक्त कोई सुओ मोटो नहीं है। ये लाहौर के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर कोई सुओ मोटो नहीं है। जो इधर नीचे ये अभी पिंडी भट्टियाँ से बात करें उसके ऊपर कोई सुओ मोटो नहीं। आई थिंक दी टॉप जुडिशरी, मेरी अपील जो सी है वो अफरीदी साहब से भी होगी
अपना जौन से मंसूर अली शाह साहब से भी होगी, उस लेवल की जुडिशरी है। यहाँ पर लाहौर के अंदर जौन सी है, आई मीन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वी नीड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स लीगली कि जनाब इसको कहते हैं ना, हाउ आर वी गोइंग टू कॉम्पनसेट दिस पीपल। आपने जब तक ये नहीं डालना मलबा के लिए किसकी वजह से ये हो रहा है, वाई हैव दीज डैम्स नॉट बीन बिल्ड अर्लियर, वाई आर दीज अदर स्ट्रक्चर्स नॉट बीन बिल्ड अर्लियर, क्यों नहीं किया भैया आपने। हर साल आता है, आप उसको तो शोर मचाकर घर को चले जाते हैं, फिर 9 महीने आप सोते हैं, फिर अगले साल फिर यही ड्रामा शुरू होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनेगी वो बहुत सीवियर बनेगी। ये क्लाइमेट चेंज की, जैसे मैंने पहले कहा था, ये जो ऊपर है ना जी सूरत हाल, दीज ग्लेशियर्स विल कम डाउन लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स। आपको समझ भी नहीं आएगी आपके साथ हो क्या रहा है, उसको कहते हैं। तो खुदा रहा है, उसको कहते हैं जॉनसन है, जुडिशरी भी अपना रोल प्ले करे। पाकिस्तान जॉनसन, ये देखें, एनडीएमए इज नॉट द इंस्टीट्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। एनडीएमए तो होता है जब डिजास्टर हो गया तो एनडीएमए आ गई, अपने तंबू कनाते लेकर बाहर आ गई। यू नीड ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन जो अडेप्टेशन करे। एब्सोल्युटली यू नीड ए सेपरेट इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूशन जो सी है हाई पावर्ड हो, इंटेलेक्चुअली हाई पावर्ड हो, जो इंटरनेशनली भी रिलेट कर सके किसी के साथ, साइंस बेस्ड हो ना जी, वो करें। उसको साथ आप प्रोविंसेस पर भी ले आएँ, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ले आएँ और तहसील लेवल पर ले आएँ। तहसील से भी नीचे मेरे ख्याल में जो ये हॉटस्पॉट्स हैं, जिधर जिधर ये राग जौन सा गाया जा रहा है, उसके ऊपर जौन सा ना आप यूनियन काउंसिल लेवल तक जौन सा ना उसकी प्रेजेंस वहाँ होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी ये 4 दिन खत्म हुआ, अपना उठाया और घर को चले गए। डॉक्टर साहब, यही तो बात है कि हमने जो मॉनसून स्पेल्स की तैयारी है, या हमने चीजें, हम सिर्फ एक टाइमिंग महीने 1.5 महीने की प्रैक्टिस करते हैं और हर साल मॉनसून आता है। और हर साल मुझे लगता है कि 8-9 साल से मैं बैठ के रोज एक ही बार, हर साल यही बात करती हूँ, जी हमने तैयारी क्यों नहीं की, हमने सफाई क्यों नहीं की, हमने ये क्यों नहीं किया। मतलब हमारी कुछ लॉन्गर रन में स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसीज मौजूद ही नहीं है। देखिए होते नहीं, ये जौन सी ये होती है ना, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। डैम्स एंड एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जितनी करप्शन होती है वो फ्लड की नज़र हो जाती है। तो गुड रिडंस, जो रोडें बनी थी या नहीं बनी वो भी गायब हुआ, जो और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी गायब हुए। सो एवरीबडी इज पर्टिकुलर ग्रुप इज़ वेरी हैप्पी विद दिस, कि वो दुआ करते हैं बल्कि सुबह शाम के, या अल्लाह ये जौन सा है फ्लड आ जाए और ये सारे का सारा इसमें वॉश आउट हो जाए। दिस इज़ वन वे। वी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे ने कहा है कुछ दिन पहले, वी विल गो इन ए फुल फ्लेज वे, कि देखें नहीं अब ये जो क्या, अब ये नहीं कि इनका दिल, किसी का दिल करता है, ये मजबूरी है। अब पंजाब को ही आप गंवा रहे हैं, कहाँ से आपने खाना है मुझे बताएं ना। देश प्राइसेस विल स्टार्ट स्काई रॉकेटिंग। आपको जौन से ना पॉलिटिकल जौन सी एक्सीजेंसीज में मेंटेन करते करते देखें, पीपल्स पार्टी, all the 3-4 parties, they now need to get together, they need to sort themselves out। ये पॉलिटिकल जौन सी ना जी ढोलकी बजाने वाला, और मेरे ख्याल ये ढोलकी का जौन सा ना जमाली साहब का आप जौन सा स्टेटमेंट टीवी पर चलवाएं, वो जिस वक्त चल जाता है, मेरे ख्याल ये ढोलकी भी बजनी बंद हो जाती है उसके बाद। ओके, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट स्टेटमेंट। और ये अभी जो बात करें, अच्छा मरियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन की हैं, एंड ही इज़ द सीनियर वन, और उन्होंने चीज़ों देखी हैं, प्रैक्टिस होती भी देखी है, सारे मामलात होते हुए देखे हैं। ओवर टाइम कुछ नहीं बदला, हम ना हमारी पॉलिसीज़, ना हमारी स्ट्रैटेजीज़, ना हमारी प्रायोरिटीज़। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट कि इट्स द राइट एंड हाई टाइम कि वी शुड सेट आवर प्रायोरिटीज़ राइट, और हम चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जी बिल्कुल अर्मला, देखें हमें थोड़ा सा डीपर इश्यूज को यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप ये देखें कि हमारी जो आवाम है उसको वोट देने के लिए नुमाइंदों का काम क्या होता है कि सड़क बना दी या पुल बना दिया या जो दिखने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर एक पॉलिटिशियन इस तरह का प्रोजेक्ट करता है कि इसने इतने % एफॉरेस्टेशन की, तो मुझे बताएं कि कौन सा नुमाइंदा उनको वोट देगा। तो एक तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास पूरे 5 साल होते नहीं है, तो इस वजह से इस तरह के इनको पॉपुलर किस्म के प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। अभी भी देखें जो सैलाब की सूरत हाल में, उसमें फोटो सेशन और जो आपकी ऑन ग्राउंड जो आपके लोग जिनको आवाम के लिए काम करना चाहिए वो पॉलिटिशियंस के टिकटॉक बनाने में मसरूफ हैं। तो ये थोड़ी सी जो अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है, एक तो इस पर हमें फोकस करना होगा कि लॉन्ग टर्म में हम आवाम को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं बारहा कहती रहती हूँ कि देखें जिस तरह से इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह इन्वायरमेंट क्लास 1 से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए ताकि आवाम को इन द लॉन्गर रन अवेयरनेस हो। दूसरा, जितने भी आपके तवसुत से, आपके प्रोग्राम के तवसुत जितने लोग देखते हैं, जो आपके सर्कल्स में लोग हैं, उनको बताएं कि आपके नुमाइंदा अगली दफा आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछें, कपड़ा की बात ना करें, उनसे पूछें क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि
क्लाइमेट आपका इकोनॉमी इशू है, आपके घर का इशू है, आपके फसलों का इशू है, आपकी लाइफ स्टॉक का इशू है, आपके प्यारों की जान बचाने का हेल्थ का इशू है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन होती है इन द लॉन्गर रन, सही। वो जिम्मेदारी जो है वो टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स की उनकी ट्रेनिंग करके लगाएं, क्योंकि आपके ये जो सियासतदान होते हैं ये आते जाते होते हैं, इनका तो काम ही सियासत करना होता है। या इसके अलावा आप ये देखें कि जो नॉन सीरियसनेस है क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को लेके, उसकी अपॉइंटमेंट्स को लेके, करंट गवर्नमेंट को आप देखें, पहले कोऑर्डिनेटर साहिबा सिर्फ लगाई थी, उनकी इतनी पावर्स ही नहीं थी। उसके बाद जी स्टेट मिनिस्टर लगाई, और अब कोई चंद महीने हुए हैं मुसद्दिक मलिक साहब को लगाया जो फेडरल मिनिस्टर आपके हैं। तो एक गवर्नमेंट की सीरियसनेस है ही नहीं इदारे में अपॉइंटमेंट्स टाइमली करने की, जिनका इतना इंपॉर्टेंट मुल्क में काम है क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेके, लॉन्गर रन जिनमें है। प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं, इंटरनेशनली निगोशिएट करना सही। होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अपॉइंटमेंट से आप नहीं करेंगे, सीरियसनेस ही आपकी नहीं है, बजट आपको उनको इतना कम बिल्कुल थ्रू सही। आउट द ईयर देंगे, तो उस पर आपको क्या काम नजर काम आएगा पूरे नजर मुल्क में? आएगा। ठीक हो गया। और वही बात है कि हमें पहले तो इस इशू को सीरियसली कंसिडर करना है कि ये इशू है, हमने इसको प्रायोरिटी पे एड्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच मरियम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़हरा आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेहमानों ने वक्त दिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पे जी पानी की सतह बुलंद होता है। ये पन्नू आकिल के जो कच्चा इलाका है वहाँ पर जो इलाके में दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है, जिसके बायस अगर बात की जाए तो सैकड़ों एकड़ पर जो फसल है वो भी ज़ेरे आब आई है, और साथ साथ इलाका मकीन अपनी मदद आग के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ़िलहाल वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से क्या सूरत हाल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हसन मलिक वहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर पानी की सतह बुलंद होते ही जो है पन्नू आकिल के कच्चे इलाके में दरमियानी दर्जे का जो सैलाब है वो मौजूद है, जिसके बाद जो पन्नू आकिल के कच्चा है वो पानी की जो है वो ज़िद में आ चुका है। यहाँ पर सैकड़ों जो है फसलें जो है वो पानी में ज़ेरे आब आ चुकी है। यहाँ पर मौजूद जब मेरी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसी इमदादी सरगर्मियाँ नहीं की गई है, और ज़िला इंतज़ामिया और पन्नू आकिल इंतज़ामिया की जानिब से इलाका मकीनों के लिए कोई ऐसे इमदादी कैंप नहीं कायम की गई है जिससे उनको रिलीफ मिल सके। उनका कहना है कि हम पूरा साल जो है फसल पर मेहनत करते हैं, फसल तैयार होती है, लेकिन जो सारे साल की जो मेहनत है वो पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। और उन्होंने जो है आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे लिए जल्द से जल्द जो है इमदादी सरगर्मियाँ की जाए ताकि हमें जो है वो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया हसन कि आप इस हवाले से बता रहे थे, और अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलात हल करे। ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता है किसी के लिए भी कि उसका कारोबार, उसकी ज़िंदगी, उसका घर बार सब मुतासर हो। हालिया सैलाब ने जी जहाँ पाकिस्तान भर में हम बात करें हैं तबाही की, जो कह रहे हैं दास्तानें रकम की हैं, जिसने लाखों अफराद को बेघर किया है, बेरोज़गार किया है, बेसहारा किया है। पसपानदा इलाकों में घरों, माल मवेशियों, सड़कों और पुलों की तबाही ने ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उनको भी मफलूज करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और सिंध तक सैलाब ने हर उस चीज़ को निगल ली है जो उसके रास्ते में आई है। ऐसे में जहाँ हुकूमती इमदादी कार्रवाइयाँ हम हमेशा जानते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से नाकाफ़ी साबित होती है, वहीं फलाही तंजीमें और इनफरादी रज़ाकार एक बार फिर जो मुतासिरीन हैं उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं और हमेशा आते हैं। सोशल मीडिया पर मुतासर कुन जो मनाजिर हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें फलाही जो वॉलंटियर्स होते हैं, रज़ाकार होते हैं, इंतहाई चैलेंजिंग सूरत हाल में जी दूर दराज इलाकों तक पहुँचते हैं, मदद फराहम करते हैं। तमाम कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सरकारी इमदाद नहीं पहुँच सकी और मुतासरीन जो थे वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम अभी भी हैं। लेकिन ऐसे में ये फलाही सरगर्मियाँ जो की जा रही हैं मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से, उसमें एक जो तंजीम जिसके सरबराह से हम आज आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, सरबराह ईदी फाउंडेशन है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमने हमेशा देखा है कि जब भी सैलाब की कोई सूरत हाल पैदा होती है, आप जैसे इदारे, आप जैसे लोग बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमें एक ज़रा ओवरव्यू दीजिएगा इस वक्त जो आपकी फाउंडेशन की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, किस सतह पे हम कहाँ स्टैंड करें इन फलाही कामों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अर्मिला, आपने जो है वो मौका दिया आपके चैनल पे आने का।
और आज सूरत हाल ओवरऑल बहुत ही ख़राब है। KP के भी मुतासर है, अपना पंजाब मुतासर है, और सिंध अब जो है वो इसके कच्चे के इलाके, देखें कच्चे के इलाके जो होते हैं ना वो हर साल पानी में डूबते हैं, और जो कच्चे के इलाके के लोग होते हैं वो हर साल उनको नकल मकानी करनी होती है। वो रूटीन में होता है। जब भी बारिशें, जब भी ये जो सीज़न मानसून का आता है उसके बाद जो बारिशें और जो बर्फ़ पिघल के आती है दरियाओं के अंदर, तो कच्चे के इलाके बेसिकली दरियाओं के अंदर के इलाके होते हैं, बंद के अंदर के इलाके, तो उनको तो डूबना ही होता है। तो और उनके जो लोग होते हैं वो भी आदी होते हैं, हर साल जो है वो पक्के की तरफ आ जाते हैं। और अमूमन कच्चे के इलाके के रहने वालों के 2 घर होते हैं, कच्चे में होता है, पक्के में भी होता है, तो वो उस तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के नहीं होते बेचारे, वो परेशान होते हैं। दूसरा, इस वक्त पंजाब के बहुत सारे इलाके और KPK के बहुत सारे इलाके हैं जो पक्के के इलाके कहलाते हैं, बंद के दूसरी तरफ कह लें या दरिया के बाहर के इलाके, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है अभी सिंध में ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई बंद टूटता है और शहरों की तरफ या देहातों की तरफ पानी आता है तो वो फिर ख़तरे वाली बात होगी, ज़्यादा ख़तरे वाली बात होगी। और लाहौर मतलब दरिया, 3 दरिया जो पंजाब के हैं, अपना दरिया सतलज कह लें, नीचे से अगर लेते हैं, फिर दरिया रावी है, फिर दरिया चनाब के और दरिया चनाब के इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही आई है। उसमें बहुत सारे डैम्स को जो है वो बहुत सारे जो है वो बंदों को तोड़ा गया है ताकि उसकी सैलाब की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। पानी फैल जाता है तो फिर आगे जो है वो डैमेज नहीं करता या किसी शहर को बचाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे शहर डूबे हैं, बहुत सारे हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में देहात जो हैं वो एक तहसीलों में जो है वो डूबे हैं। और उनमें लोगों की सबसे पहले तो 2-3 दिन जो होते हैं ना उसमें रेस्क्यू किया जाता है ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जो पानी में फंसे हुए हैं, अपनी छतों पे हैं या किस कंडीशन में हैं, उनको निकाला जाता है। बाज़ औक़ात छोटे जानवरों को भी हम निकाल लेते हैं, हमारी कश्तियाँ इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बड़े जानवर बेचारे फंस जाते हैं। अगर उनको गांव में ऊंची जगह होती है तो वो वहाँ पे मुंतकिल करने में मदद करते हैं। और इसमें बहुत बड़ी तबाही आती है। इसमें सैकड़ों जो है वो देहात जो डूबते हैं, हज़ारों लोग मुतासिर होते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी, घर के सामान वामान सब तबाह होता है। और जो है वो रेस्क्यू का जो शुरू का टाइम होता है ना, वो रेस्क्यू होता है, 2-3 दिन रेस्क्यू चलता है। इसके बाद फिर लोग सेटल हो जाते हैं, क्योंकि पानी जब भी आपके इलाके में आता है, पक्के के इलाके में ख़ासकर आता है, तो फिर वो 10, 15, 20 दिन, 1 महीने तक जो है वो निकलता नहीं है। तो उससे इनकी जो लाइवलीहुड है पूरी तबाह हो जाती है। और पानी फिर खड़ा हो जाता है ना बाद में, शुरू में तो चलो साफ़ होता है, चलता है, बहता पानी, जब खड़ा हो जाता है तो फिर उसमें कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, जरासीम, ये सारे पैदा होते हैं और बीमारियाँ फैलने के बहुत बड़ी सबब बनते हैं। और उस इलाके की आबादी का जो बच्चे, कमज़ोर लोग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। उनको मतलब उनकी जानें भी चली जाती हैं। दस्त है, कॉलरा है, डायरिया है, ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो इससे भी जो है ना बहुत नुकसान होता है। तो ये रिलीफ का जो पीरियड होता है, एक तो रेस्क्यू का है। जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ माजरत के साथ। आपने अभी रेस्क्यू की बात की है, जाहिर है ये वो एक मामला है या एक वो डिज़ास्टर है, हमने माजी में भी ऐसे कई डिज़ास्टर एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो सैलाब है, 2010 हो, 2022 हो। लोगों का जो ट्रॉमा है, फैसल ईदी साहब, चूँकि आप लोग इतने अरसे से आप लोग जाते हैं, आपके रज़ाकार जाते हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जाते हैं, ये फॉर द लॉन्गर रन या फॉर द लाइफ रन उनके साथ रहता है। ये चंद दिनों की मामला नहीं है, उनकी एक लाइवलीहुड मुतासर हुई है। हुकूमत के पास रिसोर्सेज कम हैं, आप जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पर आपको जो रेस्क्यू करने के लिए या इमदाद बाद में जो आप करते हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं? हमारा देखें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक्विपमेंट होता है। फ्लड रेस्क्यू में ख़ास किस्म के इक्विपमेंट, ख़ास किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। इसमें 4x4 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं जो इन कच्चे के इलाकों में, कीचड़ वाले इलाकों में चलती हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने एक गाड़ी इंपोर्ट की थी 4x4 और हमें बहुत सारी और गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी थी, तो हुकूमत ने वो गाड़ी ज़ब्त कर ली हमारी। हमने मुसलसल, हम अपील पे भी गए, हम ट्रिब्यूनल में गए कि ये गाड़ी हमें चाहिए, इसकी नीड होती है फ्लड सीज़न के अंदर। उन्होंने नीलाम कर दी और कस्टम ऑफिसर ही ख़रीद के जो है वो अपने घर लेके चला गया। हम इस वजह से हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं।
ऐसे में हमें वफाकी हुकूमत पता नहीं क्यों, हम 15 सालों से इनको लेटर लिखते हैं कि भाई हमारी मदद करें, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने दिया करें ताकि इन जो सीज़न्स होते हैं इसमें हम काम कर सकें, लेकिन 15 सालों से हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं, जवाब तक भी नहीं आते इनके। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारे पास ऐसे इदारे, ऐसी फलाही तंजीमें मौजूद हैं, क्योंकि आप लोग उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां पे हुकूमत या उस तरह से लोग नहीं पहुंच पाते हैं और आप लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। अगर आपकी इतनी भी हेल्प नहीं हो रही तो दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एट द सेम टाइम। वैसे ही सब हम अभी अपने मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहे थे और जब हमने सुना तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहा जाता है कि जी सैलाब आ रहा है, रेला गुजरना है। इवन हमने पंजाब में भी ये चीज़ देखी और अब सिंध में भी लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते, नहीं जाना चाहते छोड़कर, और फिर बाद में जब होता है तो उनको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कुछ आप हमें बता सकते हैं कि ये बात ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, लोग निकलना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक तो देखें घर छोड़ना कोई भी नहीं चाहता। हमारे भी घर से कोई कहेगा ना कि आप चले जाएं, छोड़ के तो हम नहीं निकलेंगे। ये एक इंसानी फितरत है, क्योंकि इंसान घर में ही महफूज होता है, घर से बाहर निकल जाए तो फिर बहुत ही गैर महफूज हो जाता है। और सैलाबों में इनके जो बुज़ुर्ग होते हैं, जब ये सैलाबों में, जब कैंपों में, रिलीफ कैंपों में, स्कूलों में जब जाके रिहाइश करते हैं ना, तो इनको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इतनी परेशानियां होती हैं। इनका एक अपना स्टेटस होता है, एक अपना वक़ार होता है, वो सब मजरू होती है। तो लोग बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन इंतहाई बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की सैलाबी सूरत हाल बन जाती है और ये जब फंस जाते हैं फिर हमें मजबूरन रेस्क्यू करना पड़ता है। हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम नेवी वालों के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि नेवी वालों के पास भी रेस्क्यू बोट्स हैं, हमारे पास भी रेस्क्यू बोट्स हैं। तो हम आपस में इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं कि जब एक जगह से कॉल आती है तो नेवी वाले अटेंड करते हैं, दूसरी जगह से जब कॉल आती है तो वो हम अटेंड करते हैं। तो हम आपस में, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार इस कॉल पे हम जा रहे हैं, अगली कॉल पे आप जाएं, थर्ड कॉल पे फिर वो जाते हैं, फोर्थ कॉल पे हम जाते हैं। तो हम आपस में मिल के करते हैं और निचली सतह पे ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, अभी तक आपकी जो इदारा है वो कहाँ कहाँ पहुँचा है और कहाँ कहाँ से आप लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया है, और क्या वाकई ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक रसाई मुश्किल है और अभी तक लोगों को वो जो प्रॉपर एक हेल्प है वो नहीं पहुँच पाई है? बहुत सारे इलाके, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जो है वो छूट जाते हैं और बहुत सारे इलाके छूट जाते हैं। आप लिस्ट बता रही हैं ना, तो मैं आपको तीनों दरियाओं के जो है वो पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें सतलज के जो दरिया है उसमें कसूर का इलाका मुतासिर है, ओकारा का मुतासिर है, रावी में रावी दरिया के साथ जो है वो नारोवाल है, लाहौर है, कसूर है, खानेवाल है। इनकी जो तहसीलें हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, इनकी जो तहसीलें हैं वो गांव और तहसील जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर है। चनाब का भी जो है वो बहुत बड़ा इलाका, और चनाब में ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल है। उसमें सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिज़ाबाद, चिन्योट, जंग, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं उसमें फिर मैं आपको बताऊं कि कच्चे के इलाके मुतासिर हुए हैं, पक्के के इलाके अभी तक महफूज हैं और अल्लाह इनको महफूज रखे। और इवन सिंध के इलाकों में भी जो है वो कच्चे के इलाके अभी तक मुतासिर हैं। तो हम दुआ करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो है वो पक्के के इलाके मुतासिर ना हो। और कच्चे के इलाके हर साल ये सैलाब आने से डूबते हैं, तो वो लोग आदी भी होते हैं और उनको तरीके आते हैं बचने के, और किस तरीके से इनको अपने मवेशियों को बचाना है, जानवरों को बचाना है। परेशानी होती है जब पक्के में सैलाब आता है ना, पक्के के इलाके के लोग बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी हर चीज़ तबाह हो जाती है और वो आदी भी नहीं होते सैलाबों का सामना करने के। बिल्कुल ठीक है। अब मैं थोड़ा इमदाद या रिलीफ़ के हवाले से जो सामान है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे होते हैं और करना चाहते भी हैं, बट आप चूँकि उन इलाकों में गए हैं, आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे मुख्तलिफ़ तंजीमों के, तो कहते जी पका हुआ खाना या मच्छरदानियाँ, इस तरह की चीज़ें या टेंट्स की ज़रूरत होती है। आप ज़रा हमें बताइएगा कि अगर लोग डोनेट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो रेस्क्यू के बाद जो फौरी जो इमदाद में चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें पका हुआ खाना होता है। 2-3-4 दिन तक आप इनको खाना पका हुआ दें, इसके बाद फिर कच्चा राशन दे दें तो ये ख़ुद भी जो है वो बंदोबस्त कर लेते हैं।
और हम इस वक्त बहुत सारे इलाकों में मकामी तंजीमें जो है वो बना के लेकर आती हैं खाना। हम कश्तियों में जाके उन इलाकों में जाके तकसीम करके आते, जो अपने घरों पे फंसे हुए हैं या निकलना नहीं चाहते या छतों पे बैठे हुए हैं या ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, तो उनकी सारी लाइवलीहुड तबाह हो चुकी है। उनके रोज़ाना के काम, रोज़मर्रा के जो काम है, पकाने के, रहने के, ये सब तबाह हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उनको खाना पहुंचा रहे हैं मकामी जितनी भी तंजीमें हैं उनके साथ मिलके। फिर रिलीफ में भी हमने काम अब शुरू कर दिया है कि कुछ इलाके जो हैं उनमें हमने कच्चा राशन तकसीम करना शुरू कर दिया है, जिनमें जो सेटल हो चुके हैं, जो रेस्क्यू के बाद जो लोग कैंप्स में जाके सेटल जब हो जाते हैं 2-4 दिन के अंदर, फिर उनको कच्चा राशन दे देते हैं ताकि फिर वो अपनी मर्ज़ी का खाना पका सकें। मर्ज़ी का खाना क्या होता है, बस 2-3 चीज़ें हम देते हैं ताकि वो गुजारा कर सकें, और ये सिलसिला भी हमने शुरू कर दिया है। अब थर्ड जो फेज़ आएगा रिहेबिलिटेशन का, तो इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके या मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके साथ मिलके प्लान किया जा सकता है कि किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट करना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे जी। ये इदारे वो हैं जो कि बेलॉस होकर इन लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेशंस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये जो गाइडलाइंस है, क्या ज़रूरतें हैं वहाँ पे लोगों की, उसके मुताबिक आप डोनेट करें ताकि वो किसी के काम भी आए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब और इसके बाद के चैलेंजेस और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात करें। सैलाब के जहां पर हम बहुत सारे इम्पैक्ट देख रहे हैं, वहीं पे ज़रूरी ज़मीनें और खड़ी फसलें पानी की नज़र हो गई हैं। वहीं इस कुदरती आफत के जो मुआशी असरात हैं वो भी आवाम पर शिद्दत से पड़ने लगे हैं। फलों सब्जियों की कीमतों में इजाफा हमने देखा है, और फिर जाहिर है कि गरीब और जो एक मिडिल क्लास तबका है उसकी ज़िंदगी मज़ीद चैलेंजिंग होगी। सब्जी मंडियों में जी रसाई में शदीद कमी के बाद जो कीमतें हैं उनमें दुगना इजाफा हो चुका है, जबकि कई इकसाम की सब्जियां भी अभी अवेलेबल नहीं हैं। आम, सेब, अंगूर समेत दीगर फलों की अगर कीमतों में बात करें तो उसमें भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। ये सूरत हाल चूँकि कंसर्न यही था कि जब यहाँ पर फसलें और लोगों की ज़राई ज़मीन ख़राब हुई है, सैलाब की नज़र हुई है, तो आगे के चैलेंजेस भी अपनी जगह बढ़ेंगे। अब हुकूमत की जानिब से इसके हल के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, क्या बेहतरी आएगी, इस वक्त हमारे साथ वहीद अहमद साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं PFVA के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहाँ पर हमने सैलाब की सूरत हाल पे बात की है, आई वॉन्ट कि आप हमें ज़रा इस पे भी एक ओवरव्यू दें कि क्या सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के कारोबार, ये जो मुआशी ज़िंदगी है, फिर ज़मीनें हैं, फसलें हैं, सब सैलाब की नज़र हुई हैं। देखिए जी, अभी आपको पता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा फिर पंजाब में फ्लड आया हुआ, पंजाब आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है और ख़तरा है कि सिंध की तरफ भी आएगा सैलाब। इस टाइम पे काफ़ी फसलों पे इम्पैक्ट पड़ा है, वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स के ऊपर, और इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जब आपके वेजिटेबल्स नहीं अवेलेबल है। तो बात ये कि मेरा तो ये कहना है, हम आज 2025 में बैठे हुए हैं, दुनिया के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपको मौसम 2-2 महीने का बता देते हैं, फ्लड का बता देते हैं। हम लोग उन चीज़ों पे क्यों नहीं जा रहे हैं कि ये तो फ्लड कोई ऑलरेडी दुनिया में जो वेदर का है वो 2-2 महीने बताते हैं। हमें ये फौरी तौर पे जो फ्लड सिस्टम लगाना चाहिए, एग्रीकल्चर का हो, ये जहाँ ज़मीनों पे, यहाँ पे हेल स्टॉर्म का भी आपको बता देते हैं कि जी ये आने वाला है। हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। अगर ऐसी चीज़ें हमने, आप सोचें, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया है हमने, और अरबों डॉलर का पानी का भी हमने नुकसान कर दिया है, तो ये चीज़ें हम क्यों नहीं जा रहे एज अ गवर्नमेंट। तो हमें इस पे, अब फ्लड तो आ चुका है, इसके आगे हमें ये काम करना पड़ेगा। और बात जो आपने प्राइसेस की बोली हुई है, यहाँ पे जो प्राइसेस मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ों पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा उसके भी प्राइसेस बढ़ गई है, और क्योंकि जो रिटेलर्स है वो फ़ायदा उठा रहा है फ्लड के नाम पे, और कह रहे हैं जी फ्लड की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। और मैं हर जगह बैठ के यही बात कर रहा हूँ कि ये नाजायज़ जो फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हुकूमत को, जो डिस्ट्रिक्ट, जो भी हुकूमत सिटी की है, उनको ये देखना चाहिए कि फ्लड के ऊपर जो कीमतें महंगी होगी, मिसाल है जो आपका जिंजर, गार्लिक, जो सेब, केला, जो प्याज, वो उनके ऊपर तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मगर वो उनके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं।
तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है। एक तो फ्लड के ऊपर लोगों का इतना बड़ा नुकसान, उसके ऊपर जो मैं देख रहा हूं महंगाई का जो सबसे बड़ा फ्लड आने वाला है वो भी दिख रहा है। तो ये इसके ऊपर कंट्रोल तो करें। हुकूमत किधर बैठी हुई है कि प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई है और हमारे लोग यहाँ मुल्क में इतना बड़ा कहर आया हुआ है और हमारे लोगों को इसका प्रॉफिटेबिलिटी के फायदे उठा लिए, एक अपॉर्चुनिटी बना ली फ्लड को बदकिस्मती से। तो हमें इन चीज़ों से डरना चाहिए और मैं एक ही बात करूंगा कि आने वाला हमें क्या करना चाहिए। हमें किसानों को फौरी तौर पे जैसे ही, इसलिए कि अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना नुकसान है क्योंकि अभी तक पानी खड़ा हुआ है और पीछे से पानी आ ही रहा है। तो जब तक पानी नहीं रुकेगा और फिर चीज़ें जाके होगी मूव, क्योंकि जैसे ही पानी जाए और मैं कहूँगा हुकूमत फौरी तौर पे प्रोविंस हुकूमत फौरी तौर पर किसानों की मदद करें, किसानों को उठाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की। अगर हमारा किसान बैठ गया तो आप ये देखेंगे तो फिर ये मुल्क की जो जीडीपी है जो आपने टारगेट सेट किए, मैं नहीं समझता कि ये भी आपकी जो है टारगेट होगा इसको, क्योंकि अभी काफ़ी बड़े लॉसेस है। जो देखें जिस तरह भी गन्ना आने वाला है इसकी क्रशिंग होगी, अब वैसे ही चीनी महंगी हो गई, आगे आने वाले पे और महंगी हो जाएगी। मुझे जो लग रहा है 2025 का जो साल है एंडिंग वाला वो बहुत शदीद महंगाई होगी और 2026 के अंदर भी बहुत महंगाई होगी। जो चीज़ें नज़र आ रही है अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे इसके ऊपर काम नहीं किया तो ये तो हमें काम करना पड़ेगा, वरना हमारे पास दूसरा भी मैं ऑप्शन हुकूमत को दूंगा कि अगर हमारी चीज़ें शॉर्टेज हो रही है तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ से फौरी तौर पे जितनी भी लेवीज है, ड्यूटीज है, टैक्सेस जितने भी हैं उसको ज़ीरो करें और वहाँ से हम इम्पोर्ट करें, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करेंगे जो लोकल मार्केट के रेट ऊपर जा रहे हैं वो भी कंट्रोल होंगे। और बात ये कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप देख लें 1-2 महीने पहले कितनी शदीद गर्मियां पड़ी हैं, तो कहते हैं कि 2015 से लेके 2050 तक FAO और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जहां पे है वहां पे काफी इम्पैक्ट है और अगर 2 डिग्री वार्मर हो तो आपका 50% एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है। तो ये पाकिस्तान में वार्मर भी हो रहा है, फ्लड्स भी आ रहे हैं, अभी हम पानी को आ रहा है कितना आ रहा है और कल 3-4 साल में हम बात ये कर रहे होंगे कि हमारे मुल्क में पानी नहीं, वाटर स्ट्रेस है। इसलिए कि हमें हुकूमत को वाटर मैनेजमेंट भी करनी पड़ी और फौरी तौर पर डैम्स के ऊपर करें। सिर्फ ये नहीं फ्लड आया 15-20 दिन हमने डैम्स की बात की उसके बाद हम भूल गए। एज अ कॉम हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, हम चीजों को भूल जाते हैं। आपने अभी बात की है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया भी चीजें भूल जाता है, फिर आगे नए इशू के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। वहीद साहब अभी जो आप बात करें, जाहिर है इशू बेस्ड ही चीज़ें चल रही हैं। अगर हुकूमत सिर्फ इशू बेस्ड मामलात को देख रही है तो फिर मीडिया भी वही इशूज़ को हाईलाइट करेगा। लेकिन वहीद साहब एक बात तो ये तय है कि हम एज ए नेशन भी इस मामले में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, जहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल हैं कि आपने अभी खुद मेंशन किया कि ऐसे फल ऐसी सब्जियाँ जो सैलाब की वजह से इम्पैक्ट भी नहीं हुआ उनको भी महंगा कर दिया गया है। अब यहाँ पर मामला ये है कि हम ऑलरेडी इतने बड़े डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए चैलेंजेस से 2-4 हैं और फिर जो लोग अब सेफ जोन में हैं वो भी समहाउ कहीं ना कहीं सेफ नहीं है इस महंगाई की वजह से। तो ये गवर्नेंस और ये सारे मामला सॉर्ट आउट करने के लिए ऑलरेडी हम इतने मुश्किल में रहते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। जब हम सब्जी और फलों के रेट्स की बात करेंगे तो फिर एक बड़ा मसला चल रहा है। इस पे हुकूमत अब कैसे इस चीज़ को सॉर्ट करे? देखिए हुकूमत को फौरी तौर पे जो मंडियों के रेट निकलते हैं और वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है, जो भी वहाँ के गवर्नमेंट के लोग जिम्मेदार हैं प्राइसेस के ऊपर, वो उनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए ये बात आज मैं फ्लड के ऊपर कर रहा हूँ, यही बातें मैं रमज़ान के वक्त भी कर रहा होता हूँ। रमज़ान आता है तो हम लोग उसके ऊपर इंतज़ार करते हैं साल का कि रमज़ान आएगा तो हम कमाएंगे, और नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर रमज़ान में सेलें लगा दिया जाती है। तो ऐसा कौम हम किधर खड़े हैं? तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि डिज़ास्टर आया हुआ पूरे पाकिस्तान में, महंगाई का जो है एक शदीद जो है आया हुआ है, तो हमें खुद भी ऐसा कौम सोचना चाहिए। देखो हुकूमत के साथ मिलकर ही हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस तरह हमने इंडिया के साथ पूरी
कौम खड़ी हुई थी, वॉर के साथ यूनाइटेड हो गई थी। आज भी हम यूनाइटेड हो और ये महंगाई को छोड़ें, इसको कम जितना कर सकते हैं करें। मेरा तो यही मैसेज है। और लोगों की मदद करें और निकलें बाहर, इसलिए कि फ्लड बहुत बुरा आया हुआ है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। पहले फ्लड क्या होता था, खत्म हो जाता। अब तो इंडिया पानी छोड़ रहा है पीछे से। पानी एक जगह से इंडिया से आ रहा है, एक आसमान से अल्लाह ताला बरस रहा है पानी, और दोनों ही हर पानी नहीं तरफ रुक से रहे। मुश्किलात तो का ये शिकार है पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली। बहुत थैंक बड़ा यू फ्लड वेरी है, मैं मच कहूँगा वहीद हिस्ट्री साहब, के बहुत अंदर। शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।